नमस्कार। संस्कृति यात्रा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। ये यात्रा है भारतीय संस्कृति की, जिसमें कला एक महत्वपूर्ण आयाम है। भारत में कलाओं की बहुत समृद्ध परंपरा रही है। संगीत और नृत्य जैसी कलाएं सदियों से हमारी परंपरा का अटूट हिस्सा हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य की समृद्ध विरासत के संरक्षण और संवर्धन में घरानों की भूमिका बहुत खास रही है। किसी विशिष्ट शैली के गायन, वादन और नृत्य को गुरुओं के मार्गदर्शन में उनके पास रहकर सीखने वाले शिष्य को ही गुरु के घराने का नाम मिलता है। गुरु के वंशजों के अलावा गुरुओं की सहमति से परिवार के बाहर के गंडाबंद शिष्य गुरु शिष्य परंपरा में सीखकर गुरु घराने की विरासत को आगे बढ़ाते हैं। आइए हम भी आगे बढ़ते हैं सांस्कृतिक झलकियों के साथ संस्कृति यात्रा के पहले पड़ाव साप्ताहिकी में। आईजीएनसी में देवेंद्र स्वरूप स्मारक व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसका विषय था इतिहास के संदर्भ में भारतीयता। इस विषय पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने भारतीय इतिहास में भारतीयता के महत्व पर अपने विचार साझा किए। इतिहास की भारत की व्याख्या और पश्चिम की व्याख्या में एक फंडामेंटल डिफरेंस। पश्चिम कहता है कि हिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज विच कैन टेल यू अबाउट एनी इवेंट हैपन इन द पास्ट, exactly what has happened and exact time at which it has happened। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आईजीएनसी के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने देवेंद्र स्वरूप जी द्वारा लिखी गई डायरी के प्रमुख बिंदुओं को साझा किया। उन्होंने एक शास्त्र से इतिहास की परिभाषा लिखी है। इतिहास शब्द की भारतीय व्याख्या क्या है, अपनी डायरी में वो लिखते हैं और लिखते हैं। पहले संस्कृत का वो श्लोक है और उसका अनुवाद लिखा है, यह निश्चय से इस प्रकार हुआ था। यानी इतिहास वह है जिसके बारे में हम निश्चय से कह सकें। इस अवसर पर केंद्र के कलानिधि के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ ने व्याख्यान की पृष्ठभूमि से अवगत कराया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आंध्र प्रदेश के तिरुपति में अपना 10वां क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया। तिरुपति के राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित इस क्षेत्रीय केंद्र का उद्देश्य दक्षिण भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करना है। तिरुपति के इस नए केंद्र की शुरुआत के अवसर पर आयोजित उद्घाटन समारोह में पद्म विभूषण डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम, प्रोफेसर GSR कृष्णमूर्ति और आईजीएनसी के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी समेत कई प्रमुख हस्तियों की गरिमामय उपस्थिति रही। आईजीएनसी के क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी ने नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलोंग के सहयोग से सेलिब्रेटिंग वुमेनहुड, हर लाइफ, हर स्टोरीज, हर पीपल यानी स्त्रीत्व का उत्सव, उसका जीवन, उसकी कथाएं, उसके लोग विषय पर विशेष पैनल चर्चा का आयोजन किया। इस चर्चा में प्रतिष्ठित पैनलिस्टों ने महिलाओं के जीवन, पहचान और चुनौतियों पर गहन विचार विमर्श किया। आईजीएनसी के क्षेत्रीय केंद्र जम्मू कश्मीर ने श्रीनगर जिला प्रशासन के सहयोग से सोआन मिरास श्रीनगर हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन किया। इसके जरिए कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का उत्सव मनाया गया। महोत्सव में कला की जीवंत अभिव्यक्तियां देखने को मिली। इसमें पेंटिंग और कैलीग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसके अलावा शैक्षिक पॉडकास्ट में संवाद और पारंपरिक कारीगर बाजार ने भी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इस उत्सव की जीवंत प्रदर्शनियों, लोक कथाओं, पारंपरिक पोशाक मार्च का आगंतुकों ने खूब लुत्फ उठाया। आईजीएनसी के आदि दृश्य विभाग ने भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण कोलकाता के सहयोग से ग्लोरियस भीम बेटका पर प्रदर्शनी का आयोजन किया। ये प्रदर्शनी मानव संस्कृति के विभिन्न पहलुओं जैसे आखेट, खाद्य संग्रहण, पशुपालन और मातृ देवी की पूजा को प्रदर्शित करती है। इसमें प्रदर्शित चित्र पद्मश्री डॉक्टर यशोधर मठपाल के संग्रह से लिए गए थे। आईजीएनसी ने एक अनूठी सांस्कृतिक प्रदर्शनी बुशो 4.0 का आयोजन किया। बुशो 4.0 शीत ऋतु से वसंत ऋतु के परिवर्तन का उत्सव है। इस प्रदर्शनी में हंगरी और भारत के पारंपरिक मुखौटों का सुंदर मेल देखने को मिला।
ये प्रदर्शनी लेस्ट इंस्टीट्यूट और हंगेरियन कल्चरल सेंटर दिल्ली के सहयोग से आयोजित की गई। इसमें बुशोव की सांस्कृतिक प्रतीकात्मकता को दर्शाया गया। प्रदर्शनी के क्यूरेटर थे डॉक्टर रेम्बेबो, राजेंद्र तरागी, मेघा चटर्जी और सैयद फैज अब्दिन। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे आईजीएनसी के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी। इस अनोखी प्रदर्शनी ने हंगरी और भारत की पारंपरिक कला को एक मंच पर लाते हुए सांस्कृतिक विविधता का सुंदर दृश्य प्रस्तुत किया। साप्ताहिकी के बाद चलते हैं अपने अगले पड़ाव विशेष में। ओडिशा का पुरी नगर भगवान जगन्नाथ के मंदिर और हर वर्ष यहां होने वाली रथ यात्रा के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। लेकिन शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि एक निश्चित अंतराल पर भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और देवी सुभद्रा की नई काष्ठ प्रतिमाओं का निर्माण होता है। इसे नव कलेवर कहते हैं। इस अवसर पर नई प्रतिमाएं पुरानी प्रतिमाओं का स्थान ले लेती हैं। गृह नक्षत्रों के अनुसार 8, 12 या 19 वर्षों के बाद ऐसा योग बनता है। इस पूरी प्रक्रिया में कई अनुष्ठान होते हैं, जिसमें नई प्रतिमा के निर्माण के लिए एक विशेष वृक्ष का चयन प्रमुख है। तो आइए इस बारे में और ज्यादा जानते हैं फिल्म नव कलेवर द न्यू एम्बॉडीमेंट के जरिए। The first step to set in motion the process of new embodiment of the deities begins with Gajapati Dibya Singh Deb, the king of Puri, performing the Mahavakya Sankalp. This time it began on the morning of 29th of March. The ritual performed in the palace designates one of the palace priests as Acharya and empowers him to conduct all necessary rituals during the Vanjag Yatra, the journey into the forest for the holy trees. As a token of his resolve and authorization, a silver plate with a piece of gold, a coconut, some grains of rice, the sacred thread and silk cloth is handed over to the Acharya. A second plate with similar items on it is also given to the priests to hand over to the leader of the journeymen known as Vishwabasu. During the afternoon of the same day, a festive mood of devotion prevails outside the main entrance of the temple, Singhdwar, the Lion's Gate. Inside the temple, concealed from view, a group of servitors of the deities, known as Daitas, receive garlands from the deities Sudarshan, Balbhadra, Subhadra and Jagannath as a token of the divinity's resolve to bless the journeymen in their unique search for the sacred trees. These garlands of divine command, known as Agyamala, 4 in all, are handed over to the leading Daitas. Still concealed from view, red silk scarves are tied on their heads. The staff of Sudarshan, the spinning wheel in Vishnu's finger, clad in red silk, always leads the journey of the Daitas. From the temple, they proceed to the king's palace. Here they receive the silver plate from the palace priest and retire for the night to a mutt nearby called Jagannath Ballabh. From this mutt in Puri, the Daitas, along with a handful of Brahmins, journey north to Kakatpur. The 2 days journey of 60 kilometers ends when they reach Deoli Mutt on the banks of the Prachi river.
The Daitas camp here in Deoli for a few days until the first of the sacred trees is found. The staff of Sudarshan, the wheel of Vishnu. The 4 garlands of divine command, Agyamalas, arrive in Deoli in the temple cart. The Daitas carry them for safekeeping into the Deoli shrine. Only 2 kilometers from Deoli Mutt is the temple of goddess Mangala in Kakatpur. The search for the holy tree or daru can only begin after the goddess is ritually appeased and blesses the effort. The men from Mangala's temple reach Deoli with their formal invitation to the Daitas. The Daitas accept the invitation and accompany the goddess's people back to her shrine. The Daitas carry with them all the gifts that they have brought along from the Puri temple, especially from Lord Jagannath for Mother Mangala. The Daitas arrive at the Mangala shrine with the staff of Sudarshan leading the way. While the Marjana, or ritual bath of the goddess, is carried out by the Daitas behind closed doors, the Brahmins do Chandi Path. They chant the Durga Saptashati Chandi mantra. Every morning for the next 7 days, the Brahmins are here to chant the mantra. This regular effort of the priests is made with the single purpose of persuading the goddess to give them some indication of the direction in which the sacred trees are located. The first neem tree, that of the deity Sudarshan, is found near the Niyali Madhav temple. Bhumi Shuddhi, or the purification of the ground where the sacred tree stands, is the first ritual at the tree performed by the priests. They chant the Patal Nursingha mantra 108 times, and each time an oblation is made to the fire. After the purification is over, the ritual bath of the tree is performed. The Daitas pour 108 pitchers of water. Soon after the bath, the Agyamala is brought to the tree, and with it, a new cloth is wrapped around it. Before the elaborate fire worship, or yagya, can begin, the secret ritual of sowing of seeds, or Ankurarpana, is carried out. The forces of the cosmic trinity, Brahma, Vishnu, Maheshwar, are invited by the priests to incarnate as the shoot or the Ankur and be present in this form at the yagya. The yagya, the grand presentation of fire worship in the forest, requires 1,000 oblations to fire with the chanting of Nursingha mantra and an additional 250 oblations with Patal Nursingha mantra. The yagya culminates ceremonially with the Purnahuti, or the final oblation, when the Daitas also gather around the fire to participate in it. Then the sacred fire is doused. The festive mood of the common people carries on through song and dance, all in praise of Krishna. Soon after the yagya is over, the sacred tree is cordoned off from view by a thick cloth, and within this enclosure, a symbolic sacrifice is made. Soon after the sacrifice, and still hidden from view, the tree is successively touched by gold, silver, and iron axes. The cloth around the tree is then removed, and axing begins in full view. The delicate fragrance that the freshly cut tree gives out is like sandal, mixed with a tinge of rose. It pervades the entire atmosphere. Beginning any time in the afternoon, the axing goes on into the night.
Some 6 to 7 hours of axing goes on before the sacred neem tree falls to the ground. The last daru, that of Jagannath, enters the temple Once all the 3 members of the triad are seated in their respective chariots, the king of Puri, Gajapati Dibya Singh Dev, arrives to perform the ritual of sweeping the chariots. Once the Gajapati finishes his part of the work, the chariots are ready for their final journey home to the great temple. फिल्म के बाद बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव धरोहर की ओर। भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य को दुनिया में प्रतिष्ठा दिलाने में कई महान कलाकारों का बड़ा योगदान रहा है। इन कलाकारों ने न सिर्फ संगीत के क्षेत्र में भारत का मान बढ़ाया, बल्कि भारतीय संगीत की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए युवा पीढ़ी को भी तैयार किया। शास्त्रीय संगीत के ऐसे ही एक दिग्गज पद्म विभूषण पंडित छन्नू लाल मिश्र जी। किराना घराने के प्रख्यात ख्याल गायक पंडित छन्नू लाल मिश्र ठुमरी, चैता, चैती, कजरी, सावनी, होली में पारंगित हैं। इस पड़ाव में आज हम पंडित छन्नू लाल मिश्र से सुनेंगे चैत में गाई जाने वाली कालजयी और सुरीली रचनाओं में एक बंदिश, जो बनारस की सांस्कृतिक विरासत का अनमोल हिस्सा है। चैता, चैती और घाटो, गौर करेंगे आजकल खाली चैतीय गाया जा रहा है, लेकिन 2 ठो विधा जो है संगीत का वो समाप्त होता जा रहा है। चैता, चैती और घाटों में क्या अंतर है? ज्ञान, वैराग और भक्ति, ये शिव की नगरी है। पहले चैता पुरुष है। अरे अवध में बाजला बधैया हो रामा, अवध। देहातों में जब राम जन्म होता है तब इसको गाते हैं, आज भी इसकी प्रथा है। अरे अवध में बाजला बधैया हो रामा, अवध नगरिया, अवध में बाजला बधैया हो रामा, अवध नगरिया रे, अवध में बाजला बाजला बधैया हो रामा, अवध नगरिया रे, अवध में बाजला बधैया हो रामा, अवध नगरिया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, जन्म लिए चारों भैया हो रामा, जन्म लिए चारों भैया हो रामा, अवध नगरी, अवध बाजला बधैया हो रामा, अवध नगरिया, अवध में बाजला बधैया, बाजला बधैया, बाजला बधैया। ये हुआ पुरुष। अब स्त्री, गाने से ही लगेगा कि हाँ स्त्री किस तरह कोमल होती हैं और कैसे कहती हैं। होत भोर तोर खोतवा उजड़बो, खोतवा खोतवा उजड़बो। फिर विचार किया कि पेड़ रहेगा तो फिर घोंसला लगा लेगी। होत भोर तोर खोतवा उजड़बो, और कटैबो वन बगिया हो रामा, और कटैबो वन बगिया। हाँ, से जिया से सैया टूट गए न हो रामा,
कोयल तोरी बोलिया रे से जिया से सैया रोटी गई मैं रामा से जिया से सैया रोटी गई मैं रामा कोयल तोरी बोलिया रे से जिया से सैया रोटी गई मैं सैया रोटी गई मैं सैया रोटी गई मैं। पंडित छन्नूलाल मिश्र जी की इस अद्भुत गायकी की सुगंध को मन में बसाए हम चलते हैं कार्यक्रम के अगले पड़ाव माटी सुगंध की ओर। भारत की ग्रामीण धरोहर के संरक्षण के लिए संस्कृति मंत्रालय एक अहम परियोजना चला रहा है, मेरा गांव मेरी धरोहर। इसी प्रयास की एक झलक दिखाने आज आपको हम लेकर चल रहे हैं कर्नाटक के दावणगेरे जिले के गांव होन्नाली में। तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा ये गांव अपनी पौराणिक कथाओं के लिए जाना जाता है। इस गांव में श्री चेन्ना मल्लिकार्जुन मंदिर भी है। ये मंदिर प्रसिद्ध कन्नड़ कवियत्री अक्क महादेवी की कविताओं से गूंजता है। तो संस्कृति यात्रा के अंतिम पड़ाव माटी सुगंध में चलते हैं होन्नाली गांव की ओर। होन्नाली ये भारत के कर्नाटका राज्य के दावणगेरे जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित एक तालुक है। होन्नाली तालुक अपनी पौराणिक कथा के कारण महत्वपूर्ण है। हिरेकल मठ के चन्नप्पा स्वामी की दंत कथा इस क्षेत्र के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। होन्नाली ने दावणगेरे को कला और साहित्य के मानचित्र पर रखा है। होन्नाली का सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध हिरेकल मठ गांव का श्री चेन्ना मल्लिकार्जुना मंदिर अपने परम भक्त और 12वीं सदी की प्रसिद्ध कवियत्री संत अक्का महादेवी के कविताओं से गूंजता है। इनके वचना काव्यों ने कन्नड़ा भक्ति साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। होन्नाली में 171 गांव हैं, जिनमें से कुछ विशेष गांव अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध हैं। बेळगुत्ते गांव में स्थित दुर्गांबिका मंदिर इस गांव की विरासत का प्रमाण है। यहाँ का वार्षिक उत्सव देखने भक्त दूर दराज से आते हैं। इस तालुक में पारंपरिक तौर पर महिलाएं साड़ी और सोने के आभूषण पहनती हैं, जैसे माविनकाई अडिगई, जो एक पारंपरिक शैली का हार है जिसमें कीमती पत्थरों के साथ आम के आकार बनाए जाते हैं, जबकि पुरुष पंचे और कमीज पहनते हैं। कुरुवा गांव का गड्डे रामेश्वरा मंदिर एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। माना जाता है कि इस पवित्र स्थल में अपने वनवास के दौरान भगवान राम पधारे थे। होन्नाली में लोग रोजगार के लिए मुख्यतः कृषि, घरेलू उद्योग और लघु उद्योग पर निर्भर हैं। यहाँ आमतौर पर धान, ज्वार और मक्का के खेत आपको देखने मिलेंगे। यहाँ के लोग अधिकतर कन्नड़ा बोलते हैं। उल्लड़ की उंडी होन्नाली का विशेष मिठाई है, जो गेहूं के आटे और गुड़ से बने लड्डू हैं, जो त्योहारों पे हर घर में बनाए जाते हैं। होन्नाली राष्ट्रीय राजमार्ग 52 और 25 से दावणगेरे से जुड़ा हुआ है। ये तालुक सड़क और बस संजाल से अन्य राज्यों से जुड़ा हुआ है। यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन हरिहरा में है और निकटतम हवाई अड्डा हुबली में है। होन्नाली में कुल मिलाकर 33 बैंक, सरकारी और निजी संगठन द्वारा चालित स्वास्थ्य केंद्र और 16 अस्पताल, विद्यालय और महाविद्यालय मौजूद हैं। यहाँ के घरों और सड़कों में अधिकतर विद्युत शक्ति मौजूद है। रसोई घरों में अधिकांश एलपीजी का उपयोग होता है। होन्नाली तालुक आगंतुकों को अपने अनेक धार्मिक स्थलों की यात्रा पर बुलाता है, तो आइए इसे संपूर्ण कीजिए। तो ये थी आज की हमारी संस्कृति यात्रा। आशा है आपको पसंद आई होगी। इस कार्यक्रम को लेकर आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए अपने सुझाव हमें जरूर भेजें। हमारा ईमेल आईडी है sanskriti.ignca@gmail.com। आपसे फिर होगी मुलाकात संसद टीवी पर अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी समय संस्कृति यात्रा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।
टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।